नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत मई के अंत तक कोविड-19 के लिए रैपिड जांच किट का निर्माण शुरू कर देगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए 21 दिन का पृथकवास अनिवार्य किया। सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी। और भारत ने रियायती कीमत पर पर्यावरण प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का आह्वान किया। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 7,027 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में 2 जिले ऐड हुए हैं और 1 जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। कोरोना वायरस संक्रमण से पुष्टि वाले रोगियों की संख्या 29,974 हो गई है। 22,010 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से 937 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 28 दिनों में 17 जिलों में कोई नया संक्रमण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से अधिक संक्रमित 20 देशों की जनसंख्या का योग भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है, जबकि इन 20 देशों में संक्रमित लोगों की संख्या भारत में संक्रमित लोगों की संख्या से 84 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि अधिकतम संक्रमण वाले इन 20 देशों की तुलना में भारत में कोविड-19 से मौत की संख्या 200 गुना कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अभी कोई भी उपचार मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस संबंध में अध्ययन पूरा नहीं कर लेता और कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के लिए होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण किट का निर्माण मई महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 6 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें 4 का परीक्षण अंतिम चरण में है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु स्वरूप ने स्वास्थ्य मंत्री को बहुआयामी अनुसंधान रणनीति की जानकारी दी और इस महामारी से निपटने के तात्कालिक और दीर्घावधि तैयारियों की कार्ययोजना से अवगत कराया। सरकार ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे करीब 11 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक केंद्रीय आवंटन में 11% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन पहले 7,003 करोड़ रुपए था।
लॉकडाउन के दौरान छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन बढ़ाने के साथ साथ पोषण बढ़ाना है। वर्ग 1 से 5 के छात्रों के मध्याह्न भोजन का खर्च ₹4.48 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹4.97 कर दिया गया है। वहीं वर्ग 6 से 8 तक के छात्रों के मध्याह्न भोजन की राशि ₹6.71 से बढ़ाकर ₹7.45 प्रतिदिन कर दी गई है। नई दरें इस महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगी। इस योजना में देश भर के 11 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 12 करोड़ से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं इस गर्मी की छुट्टी में छात्रों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराने को मंजूरी दी जा रही है, जिस पर लगभग 1,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कर्मचारी 31 जुलाई तक घर से काम कर सकते हैं। सरकार ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नियमों में छूट 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के साथ बैठक में इस निर्णय की जानकारी दी। कंपनियों को पहले कार्यकाल का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क घर के कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम नॉर्म को और हमको पॉपुलराइज कर, तो इसके लिए आपको मालूम है रिस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं। 1-8 करोड़ रुपए का डिपॉजिट होता है, क्लियरेंसेस होता है, तो उसको हमने कोरोना के आने के बाद रिलैक्स किया था। अभी तक वो 30 अप्रैल तक रिलैक्स था। हमने ये फैसला किया है कि अब ये 31 जुलाई तक रिलैक्स रहेगा। अन्य छूटों में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए सुरक्षा जमा की आवश्यकता और घर से काम करने की सुविधा संबंधी शर्तें शामिल हैं। कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी या कब उन्हें कार्यालय आकर काम करने को कहा जाएगा, ये कंपनी के फैसले पर निर्भर करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति समिति गठित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस से कहा है कि वो आत्ममंथन करे और बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले लोगों की सूची को लेकर लोगों को गुमराह न करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई और भ्रष्टाचार को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सुश्री सीतारामन ने अपने अनेक ट्वीट में बताया कि सरकार ने कर्जों का भुगतान न करने वाले लोगों के मामलों पर कार्रवाई के लिए 9,967 वसूली इकाइयां गठित की हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2009-10 और 2013-14 के दौरान सरकारी बैंकों द्वारा 1,45,000 करोड़ से अधिक की राशि बट्टे खातों में डाल दी गई। उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा 2018 में मीडिया को दिए गए एक बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2006 से 2008 के बीच की अवधि में देश में बड़ी संख्या में एनपीए बनने वाले ऋण आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ऐसे विलफुल डिफॉल्टरों के मामलों की जांच प्रारंभ कराई है और ऐसे ही मामलों में अभी तक 3,500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में सरकार ने अभी तक 18,332 करोड़ रुपयों से अधिक की वसूली कर ली है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के उपचार का टीका खोजने में लगी है, उसी प्रकार विश्व भर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पहले पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में श्री जावड़ेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए और धनराशि चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों के लिए तत्काल $10 खरब की योजना बनानी होगी। कोविड-19 के साथ लड़ाई में दुनिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि कम में भी गुजारा हो सकता है। इस वर्चुअल संवाद में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत कोविड-19 महामारी के चलते सभी परिवारों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति में सक्षम है।
आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पानी की घरेलू खपत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन औद्योगिक खपत में कमी आने से जलापूर्ति में संतुलन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े जलाशयों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जल है। श्री शेखावत ने कहा कि सरकार 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से जलापूर्ति करने के प्रति वचनबद्ध है और इस दिशा में काम हो रहा है। प्राथमिक रूप से राज्यों को ही अपने यहाँ पर प्रबंधन, आपूर्ति सब विषयों को देखना होता है, लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के साथ में सामने संकल्प है कि हम 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर तक पीने का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में जो जल जीवन मिशन और हर घर में जल पहुंचाने की जो योजना बनाई गई है, उसका काम इस दृष्टिकोण से न रुके और न प्रभावित हो, इसके लिए हमने निरंतर राज्यों के अधिकारियों के साथ में, राज्यों के मंत्रियों के साथ में और राज्यों के इंजीनियर्स के साथ में वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर मीटिंग्स करके उनको इस बात के लिए निर्देशित भी किया है, उनसे इस बात का आग्रह किया है कि अपनी योजनाएं बनाने का काम जो है वो हमको शीघ्रता के साथ में पूरा कर लेना चाहिए। देश भर में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए 403 लाइफलाइन उड़ानें संचालित की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि लाइफलाइन उड़ान के जरिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। इन उड़ानों ने कल तक 3,97,000 किलोमीटर तक का फासला तय किया और 748 टन से अधिक आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की आपूर्ति की। सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री गडकरी ने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। जहाजरानी मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में सभी प्रमुख बंदरगाहों पर काम कर रहे कर्मचारियों के आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति या अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह के सभी नियमित कर्मचारियों और प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त अनुबंधित मजदूरों के लिए मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवारजन को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुबंधित मजदूरों के मामले में भी ये प्रावधान लागू होगा। ये घोषणा सिर्फ कोविड-19 महामारी के लिए 30 सितंबर तक लागू रहेगी। उसके बाद आवश्यकता हुई तो इसकी समीक्षा की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत 7 लाख से अधिक कोविड-19 दावों सहित करीब 13 लाख दावों का निपटारा किया है। पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के कोविड दावों सहित 4,684 करोड़ रुपए वितरित किए गए। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 अग्रिम के रूप में 79,000 भविष्य निधि धारकों को 875 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वितरित की गई। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब की ऋण राशि मंजूर की है। ये ऋण कोविड-19 से संबंधित तात्कालिक वरीयताओं के लिए मंजूर किया गया है। इनमें बीमारी की रोकथाम के उपाय और गरीबों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का सामाजिक संरक्षण शामिल है। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत मई के अंत तक कोविड-19 के लिए रैपिड जांच किट का निर्माण शुरू कर देगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। पंजाब सरकार ने अन्य स्थानों से आए लोगों के लिए 21 दिन का पृथकवास अनिवार्य किया। सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी और भारत ने रियायती कीमत पर पर्यावरण प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का आह्वान किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 206 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर शहर में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,314 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार 1,078 रोगी उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक वायरस संक्रमण से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए दिल्ली में अधिक संक्रमण के कारण सील किए गए क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अन्य स्थानों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 21 दिन का पृथकवास यानी क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि नांदेड़ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं और राजस्थान से आने वाले विद्यार्थियों और मजदूरों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तरनतारन और कपूरथला में नांदेड़ से वापस पहुंचे श्रद्धालुओं के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नांदेड़, कोटा और जैसलमेर से और अन्य जगहों से लौट रहे लोगों को राज्य की सीमा पर ही रोक लिया जाएगा और सरकारी संगरोध केंद्रों में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर संगरोध केंद्र कम पड़ते हैं तो राधा स्वामी डेरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू से निकलने के लिए माहिरों के गठित किए गए ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट देने का इशारा भी किया है। हालांकि कांग्रेसी विधायक राज्यों, जिलों और गांवों की सीमाओं को सील करने के पक्ष में हैं और अभी कोई छूट देना नहीं चाहते। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य प्रदेशों से अपने प्रवासी मजदूर वापस लाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के बाद अब आज से मध्य प्रदेश से मजदूर लाए जाएंगे। सभी जिलों में प्रशासन वापस आने वाले मजदूरों की व्यवस्था में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट। हरियाणा से सफलतापूर्वक 12,000 से अधिक मजदूरों को वापस लाने के बाद आज से मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को विशेष बसों के जरिए वापस लाया जाएगा। अपने अपने घरों तक पहुंचने के बाद इन मजदूरों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों के साथ बातचीत कर रही है और जल्दी ही महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल जैसे अन्य राज्यों से भी मजदूरों को लाने का काम शुरू होगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में खास क्वारंटीन केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां से 15 से 20,000 लोगों को रखा जा सकेगा। सरकार को लगभग 10 लाख मजदूरों के वापस लौटने का अनुमान है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को सलाह दी गई है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपने जिले के क्वारंटीन केंद्र में संपर्क करना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल कोविड-19 के 7 रोगियों को उपचार के बाद पूरी तरह ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन्हें मिलाकर अब तक 64 व्यक्ति संक्रमण से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान समूचे राज्य में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी रोजगार प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिहार में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए सबसे अधिक मददगार साबित हो रही है। हमारे बाहरी मजदूर यहाँ पर आए, उनको हमने 33,000 से ज्यादा मजदूरों को हमने काम दिया, उनके जॉब कार्ड का भी निर्माण कराया और बिहार में जो हमने रोजगार दिया है वो 7,971 पंचायतों में कार्य योजना चल रही है हमारी और 6,35,868 मजदूरों से ज्यादा लोगों ने काम किया है। तो हमारे यहाँ अभी कोई समस्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जो मजदूर आएंगे और जो मनरेगा में काम खोजेंगे उनको हम उनके ग्राम पंचायत में काम देंगे। मनरेगा के अलावा औद्योगिक इकाइयों में भी मजदूरों को काम करने का मौका मिला है। कोरोना से बचाव के लिए कामकाज के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें मास्क का भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में धन वितरित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 900 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान गांव के लोगों को बैंक तक आने की परेशानी से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। पंचायत सचिव मजहर अली ने बताया कि 356 से अधिक हितग्राहियों के खातों से लगभग 7 लाख रुपए निकालकर उन्हें नकद भुगतान किया गया। केंद्र एवं राज्य द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है हितग्राहियों को, उनका सभी का भुगतान किया गया है। तो लॉकडाउन के चलते गांव वालों में बड़ा हर्षोल्लास भी है कि उनको गांव के अंदर ही राशि उपलब्ध हो गई है। वहीं बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मोहन पवार ने कहा कि संकट की इस घड़ी में ग्रामीणों की मदद करना हमारा दायित्व है। यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण और ग्रामीणों की सहायता से हमको उस पहाड़ी पर करीबन 1500 फीट ऊपर नेटवर्क से सफलता मिली। कठिन वक्त में केंद्र सरकार की मदद मिलने पर हितग्राही भी खुश है।
नाम सुखराम है, विक्रमपुर में रहता है और ये लॉकडाउन का कारण पूरा हिंदुस्तान बंद है। इसका कारण सचिव और सरपंच हमारे पैसे हमको घर बैठा जंगल में दे रहा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा पैसा नीचे नहीं मिल रहा है। 1000 मीटर हम टेकरा में आया, जब हमारा पेंशन का पैसा मिल रहा है, सरकार ने दिया। इन कर्मचारियों ने अपनी संकल्प शक्ति से साबित कर दिया कि यदि मदद करने का इरादा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित 27 परियोजनाओं के लिए केंद्र से 536 करोड़ रुपए मंजूर करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अध्यादेश पारित करने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ रुपए समयबद्ध तरीके से स्वीकृत करने का आग्रह किया है, जिसमें 17 सड़कें और 10 पुलों का निर्माण शामिल है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि और 59 राजमार्गों की शीघ्र मंजूरी मांगी है ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। हालांकि 25 राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 महामारी के चलते सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 7 परियोजनाओं को फिर से शुरू कर दिया गया और लगभग 200 श्रमिकों को इसमें लगाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अधिक संख्या तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब मजदूरों की वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार से विशेष अध्यादेश पारित करने का आग्रह किया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लेह में सभी अंत्योदय लाभार्थियों को मास्क वितरित करने का अभियान शुरू किया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एलजी रिलीफ फंड से 30,000 से अधिक अंत्योदय लाभार्थी और लद्दाख में काम करने वाले 14,000 प्रवासी मजदूरों को पुनः प्रयोज्य मास्क प्रदान किया जाएगा। श्री माथुर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसारों को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में मास्क पहनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया में जरूरतमंदों को मास्क वितरण किया जाएगा। श्री माथुर ने लद्दाख के लोगों से अपील की कि कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल करें। उन्होंने मास्क की आपूर्ति में समर्थन करने वाले सभी संगठनों और व्यक्तियों को सराहना की। लॉकडाउन के दौरान लद्दाख के बाहर फंस गए अन्य जरूरतमंद रोगियों और छात्रों को भी वित्तीय संकट में सहायता प्रदान करने के लिए निर्णय लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। राजस्थान में कल कोरोना वायरस के संक्रमण वाले 102 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2,364 हो गई है। कल जयपुर में 26 नए मरीजों का पता लगा। शहर में अब संक्रमित लोगों की संख्या 859 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण कम से कम जनहानि हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य भर के कंटेनमेंट जोन में मिशन लाइफ सेविंग शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हाई रिस्क ग्रुप के संबंध में सूचनाएं संकलित की जा रही है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। इसके लिए सभी कंटेनमेंट जोन में व्यापक सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित कंटेनमेंट जोन में स्थायी रूप से 2 किलोमीटर के दायरे में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कोरोना से ऐसे लोगों को होने वाले खतरे के बारे में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम ने अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ सहयोग में एक ऐसा तिपहिया ऑटो रिक्शा डिजाइन किया है जो जगह जगह जाकर कोविड-19 के नमूनों का संग्रह करेगा। इस ऑटो रिक्शा में बनाए गए कियोस्क में मरीजों से बिना संपर्क किए नमूने इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगरतला नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार यादव ने बताया कि केरल में अपनाए गए जांच मॉडल की तर्ज पर यह कियोस्क तैयार किया गया है। कियोस्क चारों ओर शीशे से घिरा होगा और स्वास्थ्य कर्मियों को नमूना लेने के लिए व्यक्तिगत रक्षा उपकरण पहनने की जरूरत नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का ये पहला सचल जांच वाहन है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जरा चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर एबी डे ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यकर पोषक भोजन लेना चाहिए और दिन भर व्यस्त रहने का प्रयास करना चाहिए।
कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जो जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। अगर नेबुलाइजर या इनहेलर लेते हैं तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वो कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए एहतियाती उपाय करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ कीमती वक्त निकालें और अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को याद करें, जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां भी वो रहते हैं उन्हें पत्थरों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः 6:10 पर मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर में ऋषिकेश के दानदाताओं के सहयोग से 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के तहत 4 धाम यात्रा पर रोक है। प्राचीन परंपराओं के अंतर्गत कपाट खोल दिए गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर। जी हाँ लवलीन, बहुत हल्के लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव अब घर पर हो सकेंगे आइसोलेट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये नई गाइडलाइन लगभग सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा और घर पर ही जरूरी सुविधाएं होना जरूरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, घर में भी ठीक हो सकते हैं मामूली लक्षण वाले। प्लाज्मा थेरेपी संक्रमण खत्म करने की गारंटी नहीं और ये अभी परीक्षण के ही दौर में, लिखता है जनसत्ता। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, कोरोना के 7 टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू। दुनिया भर में 100 अलग अलग टीकों के विकास पर काम चल रहा है। पूरे देश में तुरंत लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड। उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश दैनिक जागरण में प्रमुखता से है। पत्र में लिखा है, कई राज्यों में लागू है ये व्यवस्था, पूरे देश में जून से लागू करने जा रहा है केंद्र। हिंदुस्तान में उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को दिया है कि सुरक्षा किट सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मिले। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र आंतरिक परीक्षा से ही उत्तीर्ण किए जाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का ये सुझाव दैनिक जागरण में है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, मानव संसाधन विकास मंत्री बोले, बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचनी शुरू हो। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों का खेल नहीं शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा देने के लिए बड़ा ढांचागत बंदोबस्त करना पड़ता है। प्रदूषण घटा तो आई नई नवेली तितलियां, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण घटने से चिड़ियाघर के तितली पार्क में कई नई प्रजातियां देखने को मिली हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत मई के अंत तक कोविड-19 के लिए रैपिड जांच किट का निर्माण शुरू कर देगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। पंजाब सरकार ने अन्य स्थानों से आए लोगों के लिए 21 दिन का पृथकवास अनिवार्य किया। सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।